गीता ग्रोवर आपका एंडोक्राइनोलॉजी की क्लास में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ग्लैंड के बारे में और डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ या उसका वर्णन करने जा रही हूँ। वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रूप से अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, जिसका बॉडी पर अलग अलग इफेक्ट होता है। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि पैनक्रियाज जो है इसकी सिचुएशन कहाँ पर होती है। यह अमाशय के ठीक पीछे 20 सेंटीमीटर लंबी हल्की गुलाबी सी चपटी रंग की ये मिक्स ग्लैंड है। यह इंटेस्टाइन से एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंटेस्टाइन से एक छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, उनसे निकली हुई ये बनती है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बननी शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जैसा कि आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रही है। तो अब इसकी पैनक्रियाज कैसे है, देखो इसमें आपको ये दिखाई दे रही है हल्के से क्रीम कलर की ये जो ग्लैंड आपको पैनक्रियाज दिखाई दे रही है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बर्ड्स या प्रवर्धों के 2 प्रवर्ध निकले होते हैं इंटेस्टाइन से, वहाँ के इनके समेकन से ये बनती है। तो अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज, इसको हम लोग सबसे पहले ये सोचें कि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी सेल्स होती हैं जो कि गोल गोल पिंड रूप में होती हैं और इसके अंदर इसका सिक्रीशन भरा होता है। अब जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो बाहर जो फॉलिक्यूल है जिसके अंदर इसका स्राव भरा होता है उसे हम एक्सोक्राइन सिक्रीशन के नाम से जानते हैं, जो अपना प्रभाव डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर डालते हैं और काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो वो डाइजेशन में मदद करते हैं। और जब पैनक्रियाज के अंदर की ओर काफ़ी बड़ी सारी सेल्स हैं, फॉलिक्यूल के टाइप में हैं, तो उनके अंदर जैसा कि अब आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो बाहर वाली कोशिकाएं हैं या कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं, इनको बोलेंगे एक्सोक्राइन। और इसके अंदर आपको अल्फा, डेल्टा सेल, बीटा सेल आपको दिखाई दे रहा है। तो इनके अंदर जो ये सेल्स हैं इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अलग अलग नाम क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि इनसे अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन के रूप में तो ये अपने एंजाइम छोड़ते हैं डाइजेशन पर, और एंडोक्राइन के रूप में ये कुछ सेल्स हैं जो अपने हार्मोन को इफेक्ट डालती हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ये आपको डायग्राम है, ये इसमें बहुत अच्छे से इसका कलर भी अलग दिखाई दे रहा है, जिसमें बीटा सेल्स, अल्फा सेल और डेल्टा सेल है। जो डेल्टा सेल है इससे हमें कौन सा मिलेगा? अल्फा सेल है ग्लूकेगोन का स्राव करेगा, बीटा सेल है वो इंसुलिन का स्राव करेगा, और गामा सेल है वो सोमैटोस्टेटिन का स्राव करेगा, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करेगा। अब ये जो है इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें क्या होगा। अल्फा सेल है ये 20% जो है अपना ग्लूकेगोन जो हार्मोन छोड़ती हैं, और 70% जो सेल इस एंडोक्राइन के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं बीटा सेल्स हैं, वो 70% है और वो अपना इफेक्ट छोड़ती है इंसुलिन हार्मोन के रूप में। जो डेल्टा सेल है वो 10% अपना हार्मोन इसमें छोड़ती हैं सोमैटोस्टेटिन के रूप में। और कुछ पॉलीपेप्टाइड पीपी सेल है जिसे गामा सेल और एफ सेल्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एक हार्मोन और छोड़ती हैं। ठीक है, अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि अल्फा सेल, अब ये आपके पेपर में क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो इंसुलिन का परसेंटेज है या बीटा सेल्स हैं वो कितने परसेंटेज लेवल पर हैं। तो आप कह सकते हैं कि 70% बीटा सेल्स हैं। सबसे ज़्यादा एंडोक्राइन पार्ट में जो सेल्स का परसेंटेज है वो इंसुलिन की सेल्स का परसेंटेज है। अब हम लोगों को इनके थोड़े से फंक्शन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूँगी जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, कि जो लैंगरहैंस, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, इसे नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसे लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था। तो इसलिए इसे पैनक्रियाज के ये जो हमें सेल्स हैं ये कुछ द्वीप के रूप में, इसलिए इसे ये नाम दिया गया क्योंकि ये जो इसमें सेल्स हैं वो एक द्वीप के रूप में इकट्ठी होकर दिखाई इसमें हमें डायग्राम में दे रही हैं। तो अब सबसे पहले हम कौन सा हार्मोन पढ़ रहे हैं? इंसुलिन किससे सिक्रिएट होता है? बीटा सेल से।
ठीक है। अब सबसे पहली बात हमें ये ध्यान में रखना है कि इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टैटिन, इन सब के सिंगल सिंगल एक एक मेन जो फंक्शन है वो क्या है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज के स्तर को या लेवल को ये सही रखता है। और जो ग्लूकेगॉन है वो इसके विपरीत काम करता है। वो इंसुलिन का जब लेवल कम होता है, ग्लूकेगॉन क्या करेगा, जब व्यक्ति कोई व्यायाम करता है या वो डाइटिंग पे है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ग्लूकोज का लेवल कम होने से ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है सिक्रिएट होता है। और सोमैटोस्टैटिन है वो एसिमिलेशन करता है, यानी जो हम लोगों ने खाना खाया, जो भोजन किया, उनके स्वांगीकरण पर ये अपना इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इंसुलिन के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है चक्र को, ये हमारी बॉडी में साइकिल को चलाते हैं। और ये चक्र कैसे चलते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में लीवर या यकृत, ये हमारी बॉडी में करता है। अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया, अब हमें ग्लूकोज कहाँ से मिलती है, छोटी सी बात आपको लास्ट ईयर हम लोगों ने खाने के बारे में पढ़ा है, फूड स्टफ पढ़े हैं, फिजियोलॉजी, एंजाइम सब पढ़े हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ग्लूकोज, हमें जिन बच्चों को याद नहीं है कि ग्लूकोज कहाँ से आया, ये कहाँ से बात कर रहे हैं, तो ये सब खाने के पार्ट हैं जिनसे हमें जो लास्ट मॉलिक्यूल के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है ना। और जो हमने दालों के रूप में या सब्जी के रूप में खाया वो प्रोटीन के रूप में लिया, उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, है ना। और जो घी वगैरह लिया वो फैट और लिपिड के रूप में हमारी बॉडी में जाने जाते हैं। तो अब ये जो ग्लूकोज हमने लिया, वो हमने, अगर हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत है ग्लूकोज वो ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, और हमारी बॉडी की पूरी वर्किंग के लिए जितनी ग्लूकोज चाहिए वो हमारी बॉडी में एक्टिव रहती है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, इंसुलिन का हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, तो ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो ग्लूकोज जितनी उनको चाहिए वो नहीं ले पाती, और जिसके कारण वो यूरिन से ग्लूकोज बाहर जाने लग जाती है, और व्यक्ति को बार बार फ्रेश होने या बाथरूम जाने की रहती है, तो वो उससे पॉलीयूरिया नामक उसको बीमारी हो जाती है। तो अगर ये लीवर, ये हार्मोन अपना सही इफेक्ट डालेगा तो ये सारी प्रक्रियाएं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, तो ये जो एक्शन है हमारी बॉडी में, या ये जो फंक्शन चलते हैं, ये इंसुलिन हमारी बॉडी में करवाता है। ठीक है, और ये वसा जो हमने खाना खाया, फैट के बड़े बड़े कणों को भी छोटे छोटे कणों में जो तोड़ने का काम भी है, ये कौन करवाता है, इंसुलिन करवाता है। ठीक है, अब ये आपको इसमें चैनल्स के रूप में दिखाई दे रहा है कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लिए चैनल खोल देता है। अगर ये रिसेप्टर नहीं हो तो ये सब क्रियाएं नहीं होंगी। नेक्स्ट है ग्लूकेगॉन। इसका मेन फंक्शन वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, कि ये अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ये किसके कारण हो रहा है, ग्लूकेगॉन। और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कैसे होगा, समझ आ रही है मेरी बात, कि इंसुलिन तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को निर्धारित करता है, जितनी हमारी सेल्स को या बॉडी को हमें ग्लूकोज चाहिए, जिससे हमें वीकनेस फील ना हो, तो ये कौन करेगा, इंसुलिन। और अगर इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है तो कौन सी हमें वो हो जाती है, डायबिटिक जो होते हैं पेशेंट, डायबिटीज़ के नाम से वो जानी जाती है। अब ग्लूकोगॉन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में कि हम लोगों ने ज़्यादा वर्किंग कर ली या हम लोग डाइट प्लान करते हैं, मीठा बंद कर देते हैं, तो ये ग्लूकेगॉन इसके अपोजिट काम करता है, जिससे हमें टायर्डनेस ही महसूस होती है। उसके बाद हम थोड़ा सा चीनी के रूप में कुछ खाते हैं तो हमें हमारी वीकनेस लगता है कि हमारी वीकनेस कम हो गई। मैं आपको बिल्कुल ही सरल शब्दों में समझा रही हूँ कि इंसुलिन जो है वो हमारे एक चीनी के रूप में, यानी ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को निर्धारित रखता है। और ग्लूकेगॉन जो भी हमने कोई अनदर एक्टिविटी की तो उससे ये क्या होता है, ग्लूकेगॉन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है।